ये जो प्रश्न है ये ब्रिटिश काल में भारत की कृषि की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश काल में भारत में जो कृषि व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी उस पर प्रकाश डाल रहे। इसमें से पहला इनको भी लेकर सिर्फ है ना टिप्पणी आ सकती है। रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त को है ना इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो जब अगर ऐसा आएगा तो एक बड़ा ही व्याख्या करते हुए कृषि संबंधित है ना जो है उत्तर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो इधर तो आप ये लिखिएगा कि भारत में औपनिवेशिक शासन काल के दौरान 95% लोग जो है वो कृषि क्षेत्र से ही संबंध रखते थे। तो काश्तकारी ही इसका मूल कार्य था जिससे ना समस्त उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी है ना काश्तकारी को ही एक प्रमुख उपक्रम मानती थी जिसके तहत वे राजस्व को एकत्रित करती थी। विशेष रूप से जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई है औपनिवेशिक शासन काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा। पूर्व बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई है और में ही एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था को स्थापित किया गया था। जमींदारों द्वारा क्या किया जाता था, कर वसूला जाता था। जमींदार न कर वसूलते थे कृषकों से, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये जमींदारी व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है। अब कहते हैं कि धीरे धीरे एक समय आता है भ्रष्टाचार बढ़ता है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ना वहां से कंपनी को शासन करने का प्राधिकार देती है। कंपनी में जो है ना अंग्रेज अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारित होते हैं और भ्रष्टाचारी एक चरम सीमा पे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को ये महसूस होता है कि जो राजस्व है उसमें कमी आ रही है, या यूं कह सकते हैं राजस्व जिस रूप में आना चाहिए उस रूप में नहीं मिल रहा। इसके लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो यह प्रस्ताव दिया गया है कि कृषि व्यवस्था में औपचारिक फेरबदल या बदलाव लाकर राजस्व की मात्रा में बढ़ोतरी की जाए और कृषि क्षेत्र में उन्नति की ओर ले जाया जाए। हालांकि इससे पहले जो भारतीय किसान है वो क्या करते हैं, पारंपरिक शैली से कृषि करते हैं। अक्सर है ना बाढ़, सूखा, इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं और वो सारी सुविधाएं भी नहीं मिलती जिससे कि कृषि क्षेत्र में उपज को बढ़ाया जा सके। बस एक ही तरफ है कि फसल को उत्पादित करने के उपरांत लगान यानी कि राजस्व को जमींदारों को सौंपना और जमींदार उस राजस्व का कुछ हिस्सा अपने अधीन रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो काश्तकारों पर तो पूरी तरीके से जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा है। काश्तकारों को किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है, रियायत नहीं मिल रही। हालांकि अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने तो सिर्फ है ना यहाँ की व्यवस्था में बदलाव लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करने उद्देश्य मात्र से ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा। लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हैं 22 मार्च 1793 में। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तिमरारी बंदोबस्त चालू किया। इस्तिमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत कहा जा सकता है एक मुश्त लगान यानी कि राजस्व। अब ये तय कर दिया गया, हालांकि तो जमींदारी व्यवस्था ही थी। ये बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में चालू की गई और यहाँ पे एक निर्धारित राशि सुनिश्चित कर दी गई है। अभिप्राय है कि एक मुश्त लगान देना ही है, पैदावार हो या ना हो। हालांकि ये अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि आप ज्यादा पैदा कर लो, हमें तो इतना ही देना है। अब फसल के अकॉर्डिंग तो है नहीं कि 10%, 15%, 20% देना है। तो ये प्रणाली अच्छी लगी। इसके बाद है ना ये प्रणाली जो है जमींदारी प्रणाली ही थी। जमींदारों को है ना जमीनें नीलाम कर दी जाती थी। जमींदार अपनी जमीनों पे कार्य करवाते थे और काश्तकारों से है ना राजस्व लिया और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कभी कभी क्या होता था कि ये राजस्व नहीं भर पाते थे तो क्या करते थे, इनकी जमीन नीलाम होती थी और इसमें भी ये अपनी है ना कुछ जमींदार कुछ अपनी तकनीकी रणनीतियों का प्रयोग करते थे और बाद में उस जमीन का आवंटन अपने नाम करवा लेते थे। महिलाओं को खड़ा कर देना या काश्तकारों को भड़का देना कि दूसरा अगर जमींदार उस भूमि पे कार्य करने के लिए आएगा, उसके अधीन होगी, तो वहां पे कार्य करने से मना कर देते थे कृषक।
तो कई रणनीति अपनाई जाती थी। महिलाएं भी है ना आ जाती थी, वो भी अपने नाम है ना जो है नीलाम पद्धति में शामिल हो जाती थी और जमीन को खरीद लेती थी। चलो ये तो स्थायी बंदोबस्त था, ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं है पुस्तक में। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इससे संबंधित डिटेल में को बताना है तो फिर डाली जा सकती है, पर हमें तो जल्दी जल्दी समेटना है और ये कुल मिला के ये तीनों व्यवस्थाओं के बारे में जितना आता है अच्छी तरीके से बता देना। दूसरा आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा इस प्रणाली को लाया गया था सन 1820 में। क्षेत्र जो थे जहां जहां ये रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू हुई है वो है मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग के क्षेत्र थे। समस्त मद्रास, समस्त बॉम्बे यानी कि पूरा मद्रास का क्षेत्र, पूरा बॉम्बे का क्षेत्र नहीं बोल सकते हैं, इनके कुछ क्षेत्रों को इन प्रांतों के कुछ क्षेत्रों को लाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें क्या होता था, सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। तो ये एक तरीके से व्यवस्था जो है जमींदारी व्यवस्था से अलग नजर आती है। किसान अब भूमि के स्वामी हैं और इन्हें क्या अधिकार है, इनको अधिकार थे कि अपनी भूमि को बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं और उपहार स्वरूप किसी और को दे सकते हैं। पर अगर हम आगे की बात करते हैं तो करों का भुगतान अगर ये नहीं कर पाते तो ऐसे में क्या होता था कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, इनकी भूमि से इनको बेदखल कर देती थी क्योंकि इन्होंने राजस्व का भुगतान नहीं किया है। और क्या होता था, बेदखल हो जाता था। इस बेदखली से बचने के लिए क्या करते थे कि भाई राजस्व को तो देना ही है, तो कहीं ना कहीं से कर को जुटाते थे और उस कर को उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष व्यक्ति यानी कि एक विशेष वर्ग का जन्म होता है, वो साहूकार। साहूकार वो लोग होते हैं जो ब्याज पर है ना, ब्याज की उच्च दरों पर पैसे को उपलब्ध कराते। अच्छा, इस व्यवस्था में साहूकारों की उपस्थिति क्योंकि यहाँ पर है ना एक तरीके किसान बच सकता था। अगर भूमि का कर, भूमि पे जो लगान बना, जो राजस्व बना वो नहीं चुका पा रहा है, उसकी जगह पर कोई वस्तु दे दे। पर यहाँ पर क्या था, ये एक तरीके से नगद में भुगतान था, यानी कि नगद ही चाहिए। तो उस नगद को उपलब्ध कराने के लिए साहूकार यानी कि करेंसी चाहिए, करेंसी देनी पड़ेगी, तो साहूकार उपलब्ध कराता था साहूकार के। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसान जो है या तो इनके कर्जदार होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर साहूकारों के। और आगे चलते चलते ये ऋण ग्रस्तता इतनी बढ़ गई कि बहुत से किसानों ने सुसाइड उस समय भी किया होगा, बेदखल हो गए, अपने ही जो भूमियां थी उन पर ही वो श्रमिक बन के रह गए, श्रमिक काश्तकार। ठीक है ना। तो ये मुगल शासन काल में खुद काश्त और पाही काश्त समझाया जाता है। खुद काश्त मतलब स्वयं का किसान, स्वयं की भूमि पे काम करने वाला काश्तकार, और पाही काश्त वह जो दूसरे की भूमि पे काम कर रहा है। तो जो काश्तकार खुद की भूमि पे कभी काम कर रहा था, खुद स्वामी था, वो अब दूसरे की भूमि पे काम करने वाली अवस्था में आ जाए, ये व्यवस्था है ना साहूकारों की वजह से उत्पन्न हुई। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है। अब इसके बाद आती है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था, देखो महल शब्द लगता है पर याद रखना यहाँ पे भूमि को ही महल बोल दो। एक भूमि का टुकड़ा या एक गांव है, उसकी समस्त भूमि को महल बोला जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, या फिर है ना कई गांव की समस्त भूमि को एक साथ है ना महल का रूप दे दिया जाता था। यहाँ पे होता क्या है, सन 1822 में होल्ट मैकेंजी ने ये एक व्यवस्था पेश की थी, लागू नहीं की थी, पेश की थी। इस पे समीक्षा करके लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्होंने ना इस व्यवस्था को, महलवाड़ी व्यवस्था को चालू किया। जो क्षेत्र थे वो था आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी के क्षेत्र और पंजाब। ये एक तरीके से देखो रैयतवाड़ी, रैयत माने किसान, ठीक है ना। तो रैयतवाड़ी और जमींदारी, जहाँ पे सिर्फ जमींदारों से है ना टैक्स लिया जाएगा, जमींदार की जिम्मेदारी है टैक्स वसूल के देना, जमींदारी व्यवस्था। किसान से डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल रही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था दोनों का ये एक तरीके से मिश्रण था, यानी कि हम एक तरीके से जमींदारी व्यवस्था और रैयतवाड़ी दोनों की ही प्रणाली इसमें महलवाड़ी बंदोबस्त में नजर आती है। इसमें क्या होती है, जो भूमि होती है उसी को महल कहा जाता है। और एक गांव से वो भूमि का टुकड़ा तैयार किया या फिर है ना एक से अधिक गांव को मिलकर उस भूमि का एक समुचित टुकड़ा तैयार किया गया, उसे महल का दर्जा
दे दिया गया। इन महलों से राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए। अब इसको जमींदारी और रैयतवाड़ी क्यों कहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि उसमें है ना काम करने वाले जितने भी काश्तकार हैं, जिनकी अपनी स्वयं की भूमि, सब अपने आपस में मिला दिए, एक साथ कार्य करते हैं, और हर एक किसान को है ना कर देना होता है। वो समूचा कर एकत्रित किया जाता है उस गांव के प्रधान द्वारा, यानी कि कुल मिला के वो प्रधान या उस गांव का जो नेता है वो एक तरीके से जमींदार बन बैठा। अब यहाँ जमींदार ये नहीं है डायरेक्ट, पर जमींदार तो बन बैठा प्रधान, और वो नेता जो उन समस्त कृषकों से कर एकत्रित कर रहा है, और समुचित कर को एकत्रित करने के उपरांत उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कर सौंप दे। तो ये एक तरीके से प्रधान है जो जमींदार बन जाता है, और राजस्व को एकत्र करना इसका कार्य होता था, और यही संशोधित जमींदारी व्यवस्था थी। ठीक है ना, इसी को संशोधित जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था से संशोधित, तो ये